हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के बारे में। ओके, इसके पहले के लेक्चर में या फिर इसके पहले की वीडियो में हमने रे ऑप्टिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। उसके जितने भी क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स बेसिक से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स से जितने भी बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, हमने उन सारी चीज़ों के बारे में समझ लिया। नाउ स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग वेव ऑप्टिक्स। देखो, अब वेव ऑप्टिक्स के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ लाइट की, और एक और छोटी सी टॉपिक की डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा वेव फ्रंट। ओके, तो हम यहाँ से दो चीज़ों को देखने वाले हैं। एक हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम थोड़ी सी नेचर ऑफ लाइट देख लेते हैं, यानी कि इस लाइट की हिस्ट्री क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या कहा, उसके बाद हाइगेंस हैं, उसके बाद कौन मतलब क्या एक सीक्वेंस क्या रहा, लाइट को लोगों ने कैसे कैसे एक्सप्लेन किया, लोगों ने नहीं कह सकते, साइंटिस्ट ने कैसे एक्सप्लेन किया। ठीक है, देखो, तो अगर हम बात करें इस ये पूरा का पूरा आपका ये यहाँ से है ना, ये आपका एक थ्योरेटिकल है ना, कुछ हमें डेरिवेशन भी करने होंगे, बट वो सारा का सारा हमारा जो है वो थ्योरेटिकल ही होगा। कुल मिलाकर के एक बढ़िया सा चैप्टर है। ठीक है, चीज़ों को आपको यहाँ से समझना है। नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, आप जाकर के वहाँ से चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, बट समझने के बाद। ओके, देखो, नाउ हम फर्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ लाइट की। नेचर ऑफ लाइट में हमें ये समझना है कि किन साइंटिस्ट ने क्या कहा, यानी कि इस लाइट की थ्योरी हम थोड़ी समझ लेते हैं कि भाई इस लाइट के नेचर पे ऐसी कौन कौन सी थ्योरी दी गई। तो सबसे पहले ये मतलब उसके न्यूटन के भी पहले बहुत सारे लोगों ने दिया था, ऑब्वियस सी बात है, बट उन सब चीज़ों को हम कंसिडर ना करके हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूटन सर से। ठीक है, तो इन्होंने न्यूटन्स जो हैं, इन्होंने क्या दिया, न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी। ठीक है, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब इसके अकॉर्डिंग न्यूटन ने कहा कि भाई देखो, हमारी जो लाइट है लगभग ये इन्होंने दिया था 1675 के आसपास। समझो इस चीज़ को, इन्होंने क्या कहा। सबसे पहले इन्होंने वही अपना एक्सपेरिमेंट किया था कि हमारी अगर प्रिज्म है तो प्रिज्म में अगर हम किसी वाइट लाइट को अगर डिस्पर्स कराते हैं, एंटर कराते हैं, तो हमारी 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम विजिबल लाइट रेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने एक और चीज़ कही कि भाई देखो, हमारी ये जो लाइट है ना, वो हमारे किससे मिलकर के बने होते हैं, वो हमारे छोटे छोटे ग्रेनुअल्स हैं। समझ रहे हो, कॉर्पस्कल्स का मतलब क्या होता है? कॉर्पस्कल्स का मतलब ऐसे समझो, ग्रेनुअल्स। ग्रेनुअल्स मतलब समझते हो ना, जैसे छोटे छोटे दाने। ठीक है, जस्ट लाइक ग्रेनुअल्स की तरह। ओके, ग्रेनुअल्स। तो उन्होंने कहा भाई हमारी जो लाइट है ना, वो छोटी छोटी क्या है, वो ग्रेनुअल्स के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है? ये ग्रेनुअल्स के फॉर्म में होते हैं और वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। ओके, फिर उन्होंने एक बात और कही कि अब ये जो हमारी ये जो कॉर्पस्कल्स हैं, यानी कि ये जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं, है ना, जो कि स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है, अगर इनके बीच में अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम आता है, तो वो उस ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्या कर लेंगे, रिफ्रैक्ट कर लेंगे। दैट मीन्स वो उसके एक पार से दूसरी पार चले जाएंगे। और अगर इनके बीच में कोई ऐसा मीडियम आता है, जैसे हमने कहा भाई ओपैक मटेरियल, जैसे कोई एक सॉलिड चीज़ अगर कोई आ गई जो कि ओपैक, ओपैक का मतलब समझते हो ना, जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ लाइट नहीं जा पाती, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तो ये जो हमारी ये जो कॉर्पस्कल्स है ना, ये आपस में मतलब उससे टकरा करके क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। दो बातें इन्होंने कही। ठीक है, बाद में ये फिर इनकी जो थ्योरी है वो थोड़ी सी फेल हो गई। फेल क्यों हुई, रीज़न देखो क्या था। देखो, अब इसके बेसिस पे इन्होंने दो तीन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। जैसे रिफ्लेक्शन को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ, इस नेचर मतलब कि इन्होंने कहा ना, ये जो इनकी न्यूटन्स कर्पस्कुलर थ्योरी है, इनके बेसिस पे इन्होंने देखो तीन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सकता था। रिफ्लेक्शन को, ओके, रिफ्रैक्शन को, आपको पता है रिफ्लेक्शन का मतलब, रिफ्रैक्शन का मतलब, और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, आरईसी, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, प्रोपेगेशन। मतलब रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है कि लाइट हमारी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है। ये तीनों चीजें न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी की बेसिस पर एक्सप्लेन कर दी गई। अच्छा, अब लेकिन इनको भी कहीं लगता था, इन न्यूटन साइंटिस्ट को भी कहीं लगता था कि भाई ये चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ गलत है। ओके, उसके बाद फिर इन्हीं के जस्ट सिमिलर टाइमलाइन में एक हमारे दूसरे साइंटिस्ट आए, जिनको हमने कहा हाइगेंस के, बेसिकली हम जिनको नाम से जानते हैं, या फिर क्रिश्चियन हाइगेंस। ठीक है, क्रिश्चियन हाइगन्स। हाइगन्स, एच यू, स्पेलिंग थोड़ी सी आपको याद रखनी, बड़ी अजीब नाम है इनकी, स्पेलिंग HUIGENS। ओके, क्रिश्चियन हाइगन्स। देखो, इन्होंने
न्यूटन्स की ये जो कर्पस्कुलर थ्योरी है, इन्होंने इसको थोड़ा सा अपोज किया कहने का मतलब इन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप ये जो बोल रहे हो ये थोड़ा गलत है। क्या गलत है? इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जो आपने कहा कि हमारी जो लाइट है ना, वो हमारी क्या होती है, सोर्स ऑफ कर्पस्कल्स होती है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो हमारी लाइट है वो हमारी एक वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, लगभग इन्हीं के टाइम लाइन में थे इनका, ये लगभग इन्होंने ये दिया था 1675 में, और इन्होंने ये दिया लगभग 1678 के आसपास। ओके, बट ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन तो भाई न्यूटन है, काफ़ी ग्रेटेस्ट है ना, कहा जाता है कि ग्रेटेस्ट एमॉन्ग ग्रेटेस्ट है ना, मतलब महानों से भी महान। तो इनकी बात को थोड़ा सा लोगों ने नकार दिया, लेकिन एक बात इन्होंने थोड़ी सी गलत कही। इन्होंने ये कहा कि हमारी जो लाइट वेव जो प्रोपोगेट करती है, यानी कि जो वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो वो हमारी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रेवल करती है। इन्होंने ये एक थोड़ा सा गलत बात कहा, क्या कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में, जिस तरीके से हमारी साउंड वेव ट्रेवल करती है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये क्या करती है, ट्रेवल करती है। ये थोड़ी सी बात इनकी गलत हुई, हाँ, लेकिन इनका ये थिंकिंग सही था कि लाइट हमारी एक वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। ओके, बट लोगों ने इनको नकारा। ठीक है, अब क्यों, ये बाद में दो साइंटिस्ट और आए, इन्हीं के बाद दो साइंटिस्ट और आए, इनका नाम था, आपने पढ़ा भी होगा, यंग, कुछ बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा, यंग मॉडुलस है ना, जो आपने पढ़ा ना, यंग एक्सपेरिमेंट, जो आपने इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है, यंग एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और इन्हीं के समकालीन एक और थे हमारे, इनका क्या नाम था, फ्रेशनल, ओके, फ्रेशनल, ओके, है ना। तो ये दो साइंटिस्ट हैं, और फाइनली इन्होंने ये प्रूव किया कि हाँ भाई, ये जो हाइगेंस थे ये सही कह रहे थे कि हमारी जो लाइट है वो वेव फॉर्म में चलती है। अब इन्होंने कहा कि ऐसा लोग स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं समझ पाए कि वेव फॉर्म में चलती, ये बात समझने में थोड़ी लेट क्यों हो गई, इन्होंने ऐसा मतलब, ठीक है, तो लगभग काफ़ी ज़्यादा टाइम लाइन लग गया। ये लगभग बात है 1827 की। एक कहानी की तरह समझो बच्चे आप, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपको ये जोर जबरदस्ती नहीं करना है, समझो, आंख को बंद कर लो, और केवल लिखने वाली कोई बात नहीं करनी है। आप सारी की सारी जब वीडियो ओवर हो जाएंगी तो आप जाकर के नोट से सारी चीज़ें लिख लेना, आपको मस्त एकदम समझ में आ जाएगा। तो लगभग देखो, इन्होंने कहा भाई 1678 की लगभग इन्होंने बात करी कि भाई हमारा ये लाइट हमारा एक वेव फॉर्म है, लेकिन लगभग बहुत समय बाद, है ना, दो साइंटिस्ट हैं, यंग और फ्रेशनल, इन्होंने कहा कि हाँ भाई, जो हमारे साइंटिस्ट हाइगेंस थे वो सही बात बोल रहे थे। अब रीज़न क्या, हम बात करें सर, ऐसा रीज़न क्या हुआ कि लोगों को समझने में इतना ज़्यादा, लगभग 200 ईयर का जो है वो समय नियर अबाउट लगभग लग गया। तो इन्होंने ये बात बताई कि देखो, लाइट जो हमारी है ना, वो वेव के फॉर्म में चलती है, ठीक है। अब क्या है कि आपने पढ़ा है वेवलेंथ, तो इन्होंने ये कहा कि जो लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। इन्होंने क्या कहा कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, बात को समझो, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज सो स्मॉल। अब कहते हैं ना भाई, रेड कलर है, तो रेड कलर की आपने वेवलेंथ पढ़ी ना, कितनी होती है, बताओ कितनी होती है, कमेंट करके आप बताओगे कितनी होती है। एंगस्ट्रॉम में लगभग हम बहुत ज़्यादा कम लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में लेते हैं। तो उन्होंने कहा जो लाइट की जो वेवलेंथ है बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अब सोचो, अगर लाइट की अगर वेवलेंथ अगर स्मॉल है, तो अगर ये मुड़ता है, मतलब पर्टिकुलर किसी प्लेस पर अगर ये मुड़ता है, जैसे, है ना, उन्होंने जब इंटरफेरेंस वाला जब एक्सपेरिमेंट किया, तो एक तो वैसे उसकी वेवलेंथ कम है, और एक वो जब मुड़ रहा है तो उसकी जो मतलब मुड़ने की जो लेंथ अगर हम मेजर करेंगे तो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी ना, समझ पा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा माइनर हो जाएगी, है ना। इस वजह से लोग ये नहीं समझ पाए थे कि हमारी जो लाइट है वो एक वेव फॉर्म में भी ट्रेवल कर सकती है ना। इस चीज़ को समझने में लगभग 200 ईयर्स का जो है समय लग गया। ये अभी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, यंग एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, जो हमारा ये इंटरफेरेंस वाला जो एक्सपेरिमेंट, हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। चलो, बट फिलहाल अभी हम केवल एक ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बता दिया कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वेवलेंथ, जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होती है, और जो बेंडिंग होगी, है ना, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी, बहुत ही छोटी सी होगी। तो इस वजह से हम ये सब सारी चीज़ें जनरली ऑब्जर्व नहीं कर पाए, इसका रीज़न ये था। अच्छा, अब देखो, अब इनके बेसिस पे, यानी कि हाइगेंस ने जो बताया कि लाइट हमारी एक वेव नेचर हमारा शुरू करता है, तो इसके बेसिस पे देखो इजीली तरीके से क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया गया, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया गया, रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया गया, अच्छा, अब इसके बाद एक और हमारा फिनोमेना आया, इंटरफेरेंस। अभी हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन कर दिया गया, और साथ ही साथ डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया गया।
डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर दिया गया और साथ ही साथ पोलराइजेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया गया। पोलराइजेशन, ओके, पोलराइजेशन को भी एक्सप्लेन कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस वेव थ्योरी के बेसिस पर ये सारी चीज़ें क्या कर दी गई, एक्सप्लेन कर दी गई। मजा आ गया लोगों को? अच्छा सर, इनके अलावा भी रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रेक्टिलिनियर मोशन के अलावा भी हमारी इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो कि इन सारी वेव थ्योरी के बेसिस पर ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद फिर हमारे महान एक और हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं जिनको हम लोगों ने अभी जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में हमने, मतलब इसके पहले वाले हमने चैप्टर में पढ़ा है ना। उनका नाम क्या था? हाइगेंस, है ना। तो हाइगेंस है और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट वेव। देखो, तो ये लगभग बात है, आप लोगों को ये पता है कितने, लगभग 1873 के आसपास। ठीक है, सब टाइमलाइन देखो, मजा आ जाएगा टाइमलाइन देख करके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ वेव लाइट, इन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, इन्होंने कहा कि लाइट हमारी केवल एक वेव नहीं है, वो हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, कोई भी लाइट, जैसे वो सन से लाइट आपकी जो अर्थ पर आ रही है तो वो भी हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। आप अगर एक रेड कलर की लाइट देख रहे हो तो वो भी आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कोई भी चीज़ आप अगर अपने फ्रेंड से अपने फ़ोन पर बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, अपने रिलेटिव से बात कर रहे हो, तो सारी का सारा, ये सारा का सारा चीज़ पॉसिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ही वजह से पॉसिबल है। आप अभी जो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो वो सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से पॉसिबल है। तो ये इन्होंने ये बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई हमारी जो लाइट है वो हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। फिर इन्होंने कहा कि ये जो हमारी अब इसकी जो स्पीड होगी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होगी वो हमारी लाइट के ही इक्वल होगी। ये बात याद रखना, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आया है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, गामा रेज, एक्स रेज और यूवी, अल्ट्रावायलेट, रेड, ब्लू, ग्रीन। पूछ देगा कि चलो इसमें बताओ, इसमें से मतलब ठीक है ना, इसमें से कौन सी, किसकी स्पीड जो है लाइट के इक्वल होगी, लाइट की स्पीड के इक्वल होगी। तो जो भी वो सारी की सारी वेव जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंडर में आती हैं, उन सभी की स्पीड हमारी जो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी। ये बात हमेशा आप ध्यान रखोगे। ओके, अब ये तो चीज़ हो गई, इन्होंने बड़ी मस्त सी चीज़ बता दी। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि जो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक शॉर्ट वेवलेंथ की होती है और ये हमारी इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स इन नेचर। ये फाइनली प्रूव हो गया कि इनका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होता है ना। चलो, हमें ये बात समझ में आ गई, यहाँ से यहाँ तक ये बात समझ में आई। लेकिन अभी भी एक फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। समझ में आ रही बात? एक फिनोमेना अभी भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, तो उसकी अभी हम बात करते हैं एक फिनोमेना की। हमने ये सारी फिनोमेना हमने एक्सप्लेन कर दी, हमने ये भी बता दिया कि सर ठीक है, हमारी जो लाइट है हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन अभी भी एक फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। ठीक है ना, और उसके लिए आए हमारे मैक्स प्लैंक। कितना बढ़िया नाम है, मैक्स, मतलब यूनिक नाम है। नहीं, ये नाम कभी पुराना नहीं हो सकता, PLANCK, मैक्स प्लैंक, ये साइंटिस्ट है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाई देखो, एक जो फिनोमेना हम जो सर ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हम एक फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और वो हमारा फिनोमेना है भाई क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मजा आ गया सुन के? नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अरे ये वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है भाई। जैसे कि जब आप किसी सोलर सेल को जब आप धूप में रखते हो तो धूप की वजह से उस सोलर सेल में क्या क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात हमेशा आप ध्यान रखो, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, केवल मेटल से ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक रख दिए तो प्लास्टिक से भी हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनने लगनी, ऐसा नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये जो सारी की सारी जो फिनोमेना थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब इसके लिए उन्होंने क्या सजेस्ट किया, तो मैक्स प्लैंक ने भाई ये सजेस्ट किया सर, मैक्स प्लैंक के बेसिस पर इनका जो आइंस्टाइन है ना, तो इनका बहुत ज़्यादा अच्छे से इन्होंने यूज़ किया मैक्स प्लैंक का, मतलब उनकी थ्योरी का यूज़ किया। और उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जो हमारी मतलब इस बेसिस को आइंस्टाइन ने ही बेसिकली एक्सप्लेन किया था। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने थोड़ा सा एक अपना ओरिजिन दिया था। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो लाइट है वो क्या है, देखो उन्होंने कहा कि हमारी जो लाइट है ना, वो हमारी जो लाइट जो ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल, बात को ध्यान से समझो थोड़ा, लाइट ट्रैवल in the form of small packets of small, अभी ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी हम एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, यहाँ से हमारा एक फिजिक्स का एक नया जो है ब्रांच स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो। फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, और इस स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को उन्होंने कहा फोटॉन।
क्या बोल दिया आइंस्टाइन ने इन स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कह दिया? फोटोन। फोटोन, ठीक है। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आया भाई कि लाइट हमारी क्या है? लाइट हमारी एक फोटोन है। फोटोन का मतलब क्या है कि जब वो जो चल रही है, जब वो किसी सरफेस पर पड़ रही है, तो अपनी स्मॉल पैकेट, जो उस पैकेट में जो बहुत सारी जो एनर्जी जो भरी हुई है, उसको क्या कर रही है? उस सरफेस पर फोड़ रही है, और उसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉन का है जो इमिशन हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन इमिट क्यों हो रहा है? उस पर हम उस पर क्या कर रहे हैं? हम उस पर एनर्जी फॉल करा रहे हैं, और उस एनर्जी की वजह से हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रही है? इमिट्स हो रही है। इलेक्ट्रॉन इमिट्स होने का मतलब है कि वो अपने सरफेस को छोड़ रही है। यही तो बात होगी ना, है ना? इलेक्ट्रॉन में हमने एनर्जी, तो ये एनर्जी कब आ रही है? जब हमारी फोटोन उस पर गिर रही है, दैट इज स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी उस पर गिर रही है। तो इस तरीके से प्लैंक ने ये बता दिया, मैक्स प्लैंक ने ये बता दिया, ठीक है। ये इन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को डिफाइन किया, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। तो फाइनली अब सर कंफ्यूजन हो गया कि भाई क्या कहा जाए? लाइट को एज एक वेव कहा जाए, एक पार्टिकल कहा जाए? तो फिर डी ब्रॉगली हैं, इन्होंने बहुत सारा ये कंक्लूजन देखा, और उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं भाई लोग, देखो तुम कह रहे हो ये है, तुम कह रहे हो ये है, तो ऐसा करते हैं ना कि भाई देखो, लाइट हमारी जो है वो इंटरफेरेंस भी एक्सप्लेन कर रहा है, डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है, ये सब फिनोमेना भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो अगर ये सब फिनोमेना अगर एक्सप्लेन हो रहा है, तो हम उसको एज एक वेव की तरह मान रहे हैं। वेव की तरह मान रहे हैं, अगर ये सब सारी चीजें अगर एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम इसको एक वेव की तरह मान रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, जो हमारी लाइट है वो हमारी क्या कर रही है? एक मतलब एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे ये हमारी इलेक्ट्रॉन की इमिशन को इमिट्स करा रही है ना? दैट मीन्स हम कह सकते हैं भाई कि हमारी जो लाइट है वो एज एक पार्टिकल की भी तरह भी क्या कर रही है? ट्रीट कर रही है। न्यूटन्स ने सही कहा था, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं कहा था कि उनके पास एनर्जी होती है, बस उन्होंने कहा दिया पार्टिकल का, और पार्टिकल्स कह दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, पार्टिकल्स के फॉर्म में भी हमारी ये जो लाइट है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो उन्होंने कहा सर, जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर शो करेगी। दैट मीन्स इट कैन बिहेव एज अ पार्टिकल्स एज वेल एज वेव। बस ये इन्होंने बोल दिया, किसने? डी ब्रॉगली ने। कितना मतलब मस्त उन्होंने कंक्लूजन निकाल दिया, ठीक है, कि अच्छा ये। तो लोगों में कहा कि नहीं, क्या माना जाए? मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। डी ब्रॉगली ने कहा कि नहीं, ठीक है, हम दोनों की बात मान लेते हैं कि अगर ये एक्सप्लेन करती है इंटरफेरेंस को, अभी हम इस चीज़ें पढ़ेंगे, डोंट वरी, इसका टेंशन नहीं लेना। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सब पढ़ेंगे हम लोग, बहुत अच्छे पढ़ेंगे। तो अगर ये इसको एक्सप्लेन करती है तो एज अ वेव, और अगर ये जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर एक्सप्लेन कर पा रही, तो हम मान रहे हैं सर ये हमारी एज एक पार्टिकल है। सो लाइट हैज अ डुअल नेचर। ओके, ये बात आपको समझ में आई? ये हमारी थी नेचर ऑफ लाइट की कुछ बेसिक सी बातें। इतनी बात आपको क्लियर है? देखो बच्चे, ना समझते हैं वेव फ्रंट एंड रे को। क्या होता है सर ये वेव फ्रंट? बहुत ही बेसिक सी कॉमन सी बातें हैं, बिना इनके समझे जो है आप जो भी अभी हम जो थ्योरम जो देखने वाले हैं ना, हाइगन्स का हो चाहे यंग्स का हो, स्लिट एक्सपेरिमेंट का हो, तो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आपको सबसे पहले वेव फ्रंट को समझना है। देखो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, हम इसको इमेजिन करेंगे बहुत बढ़िया वे में। देखो सबसे पहले तो एक डेफिनेशन देख लो, क्या कहता है ये वेव फ्रंट, कि इफ यू ड्रॉ अ सरफेस इन अ मीडियम such that all the medium particle laying in the surface are in the same यहाँ पर एक चीज और होगा, सेम फेज। ओके, यहाँ पर एक चीज और होगा, सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, देन द सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। आपने कहा सर ये बात सर मेरे को एकदम भी समझ में नहीं आई। देखो बहुत इजी सी चीज है। क्या कहता है कि वी ड्रॉ अ सरफेस इन अ मीडियम। तो भाई देखो मीडियम की बात कर रहा है ना, तो आप क्या करो, आप मीडियम में एक सरफेस ड्रॉ करो। अब वो मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, वो मीडियम आपका वाटर हो सकता है, वो मीडियम आपका एयर हो सकता है, वो मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है मीडियम, समझ रहे हो? तो अगर हम किसी मीडियम में सर अगर हम एक सरफेस ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें? सरफेस, ठीक है। तो क्या होगा कि सच दैट ऑल द मीडियम पार्टिकल, यानी कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर वाटर है तो वाटर मतलब उस मीडियम का पर्टिकुलर एक अपना पार्टिकल होगा, एयर है तो एयर का अपना अलग पार्टिकल होगा। तो जितने भी सारे के सारे जो पार्टिकल होंगे ना, पर्टिकुलर उस मीडियम के जो पार्टिकल होंगे, वो क्या करेंगे, वो लेइंग करेंगे, मतलब किसी पर्टिकुलर एक पोजीशन पर रहेंगे। और कहां पर रहेंगे? उसी सरफेस पर, और इन द सेम फेज। और कैसे? सेम फेज में, सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, देन द सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। देखो इसको एक हम छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि इमेजिन करो, आप मेरे साथ इमेजिन आपको करना है। आपने कहा कि जरा आप किसी एक ऐसे तालाब के किनारे खड़े हो जो बहुत ज्यादा बड़ा है और एकदम स्टिल है, एकदम शांत है। तालाब का पानी कैसा है? पॉन्ड का जो वाटर है एकदम शांत है। आपने क्या किया? आपने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और यूं दड़ाम से क्या कर दिया? इस तालाब में फेंक दिया। मेरी बात समझ रहा? तो क्या होगा सर? क्या होगा? सोचो क्या होगा? उस तालाब में
वेव क्रिएट्स होंगे, होंगे ना, वेव क्रिएट्स होंगे कुछ इस तरीके से। अच्छा, वो वेव्स देखो कैसे होंगे, पर्टिकुलर देखो वेव्स क्रिएट में सोर्स, ये हमारा सोर्स है, जहां पर आपने पत्थर मारा है वहां पर क्या है, सोर्स है। तो उस सोर्स से क्या होगा, एक क्रेस्ट बनेगा और एक ट्रूफ बनेगा। आ रही बात समझ में, एक क्रेस्ट बनेगा, एक क्रेस्ट बनेगा, क्रेस्ट मतलब जो हाइट होती है, और एक फिर ट्रूफ बनेगा मतलब जो, जिसको हम लोग ढाल या गर्त भी कहते हैं हिंदी में। तो क्या होगा, एक क्रेस्ट बनेगा और एक ट्रूफ बनेगा। अब मेरी बात समझना, जब क्रेस्ट बना, जब क्रेस्ट बना होगा तो पर्टिकुलर क्या होगा, देखो हम कहेंगे ना कि क्रेस्ट के केस में, क्रेस्ट के केस में उस मीडियम के जो भी पार्टिकल होंगे वो सभी के सभी अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होंगे। बात समझो, हमने कहा कि क्या हुआ सर, हमने जब एक पत्थर को फेंका तो एक क्रेस्ट बना सर हमारे वाटर में और एक हमारा ट्रूफ बना, TROUGHS, ट्रूफ्स बना। ठीक है, क्रेस्ट बने, कई सारे क्रेस्ट बने होंगे और कई सारे ट्रूफ्स भी बने होंगे। अब बात समझो, हमने कहा सर क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारी ये वाली जो पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन जिसको हम लोग कहते हैं क्या, क्रेस्ट कहते हैं। तो जब ऐसा होगा तो सारा का सारा मीडियम का जो पार्टिकल होगा ना वो इस क्रेस्ट वाले पोजीशन पर होगा। हाँ, और उस केस में यानी कि अपने ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा। ये कैसे होगा, अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में क्रेस्ट हमारा क्या बनता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स होंगे ये पर्टिकुलर इस क्रेस्ट में अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होंगे और वो सारे के सारे सेम फेज पर होंगे। क्या होंगे, बात समझो, सेम फेज पर होंगे। फिर अब क्या बनेगा, अब ये, अब देखो यहां पर सेम फेज, अब भाई सेम फेज का मतलब क्या कि सभी पार्टिकल ऐसे ऊंचे वाले पोजीशन पर ऐसे पहुंच गए, समझ रहे हो ना, ऊंचे वाले पोजीशन पर पहुंच गए। फिर उसके बाद फिर क्या बनेगा, फिर अब हमारा एक ट्रूफ बनेगा। क्या बनेगा, ट्रूफ बनेगा। तो जब ट्रूफ होगा तो उस केस में हमारे उस मीडियम के जितने भी पार्टिकल होंगे वो क्रेस्ट से, सोचो इमेजिन करो लहरें जब उठती हैं तो क्रेस्ट से उतर करके वो कहाँ चलेंगी, ट्रूफ की तरफ चलेंगी। और उस केस में हम कहेंगे कि सर हमारे सारे के सारे मीडियम के जो पार्टिकल होंगे वो अपने मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट पर होंगे। हाँ बोलो बोलो बोलो, ये पार्टिकल अब कहाँ होगा, अपने मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट पर होगा और ये सेम फेज में होगा। अब यहां से इसका फेज चेंज होना स्टार्ट होगा, फिर से ये क्रेस्ट जाएगा, फिर से ये क्रेस्ट जा करके फिर ये हमारे सारे के सारे पार्टिकल फिर से हमारे पर्टिकुलर किसी एक सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन में होंगे, सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन में होंगे ना, फिर ये डाउनवर्ड जाएगा, फिर ये हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। इस तरीके से हमारी क्या होगी, वेव चलेगी। तो अब सर ये वेव फ्रंट क्या है, यानी कि हमने कहा कि पर्टिकुलर जिस पोजीशन पर हमारे सारे के सारे पार्टिकल एक सेम फेज में आ गए, हमने उसी सरफेस को सर कह दिया वेव फ्रंट। क्या कह दिया बच्चे, वेव फ्रंट। मतलब क्या, इमेजिन करना है कि जो 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 ये जो क्रेस्ट बना था ना, तो क्रेस्ट का ये जो शेप है आप उसको एक सरफेस मान सकते हो। अगर हम उसको अगर जूम करके देखें भाई तो क्या होगा, हमें एक बड़ा सा एक सरफेस नजर आएगा और हमें लगेगा कि सारे के सारे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे तो इसी सरफेस पर खड़े हैं। तो हमने उसी सरफेस को क्या कह दिया बच्चे, हमने उसी सरफेस को कह दिया वेव फ्रंट। ये बात समझ में आई, इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वेव फ्रंट आपको समझ, वेव फ्रंट का मतलब कुछ नहीं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो वेव फ्रंट का मतलब एक ऐसा सरफेस समझो कि जिसमें पर्टिकुलर किसी टाइम में हमारे मीडियम के सारे पार्टिकल क्या होंगे, उस सरफेस पर होंगे। ठीक है, और उनका जो फेज होगा वो सेम होगा और सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन वो वहां से करना स्टार्ट करेंगे। फिर एक दूसरा, समझ रहे हो ना, इस तरीके से ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी को हम लोग कह रहे हैं वेव फ्रंट। अच्छा, रे की फिलहाल अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी हम केवल हम देख रहे हैं वेव फ्रंट की बात कर रहे हैं। रे को अभी हम लोग नहीं, रे वाला भी समझ में आ जाएगा, अगर वेव फ्रंट अगर आपको समझ में आ गया तो रे भी समझ में आएगा। देखो, तो ये मेरे ख्याल से इतनी ये चीज आप, ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको समझ में आया कि सर वेव फ्रंट का डेमोन्स्ट्रेशन आप कैसे करोगे। तो आप एग्जांपल लोगे, किसी पॉइंट में आपने एक पत्थर फेंका, तो जैसे आपने पत्थर फेंका तो क्या बनना स्टार्ट होगा, एक ट्रूफ बनना स्टार्ट होगा। पहले क्रेस्ट बनेगा, फिर एक ट्रूफ बनेगा, जो भी बने, पहले ट्रूफ बनेगा, उसके बाद फिर क्रेस्ट बनेगी, सारी चीजें होंगी। तो हम इसी यानी कि जो वो एक ऐसा पोजिशन, ठीक है, सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का एक ऐसा पोजीशन जब वो पर्टिकुलर किसी हाईएस्ट पॉइंट पर होंगे और वो आपस में सेम फेज में होंगे, तो जिस सरफेस पर वो हाईएस्ट पॉइंट पर हैं उसी सरफेस को हमने क्या दिया, क्या सर, वेव फ्रंट कह दिया। दैट मीन्स वेव फ्रंट, दैट मीन्स सरफेस, पर्टिकुलर उस सरफेस पर हमारे सारे के सारे जो मीडियम के जो पार्टिकल होंगे वो अपने सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन में होंगे। दैट इज हमारा, वही हमारा क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वेव फ्रंट तो हमने सर देख लिया, अब हम ये देखते हैं कि सर वेव फ्रंट हमारे कितने शेप के हो सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट पर, हमारी सोर्स ऑफ लाइट कैसी है। ओके, बात समझना, थोड़ा सा समझो इस चीज को। हमने कहा सर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। ओके, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। देखो
बेसिकली हम कहते हैं सर हमारी बेसिकली 3 टाइप की वेव फ्रंट होती है, 3 टाइप की हमें वेव फ्रंट पढ़नी है, बट इंपॉर्टेंट आपकी 2 ही है। बहुत आसान है, समझो। फर्स्ट हमने कहा सर हमारी जो फर्स्ट जो टाइप की हमारी जो वेव फ्रंट होगी, हम तो सर उसको बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं बच्चे? प्लेन वेव फ्रंट। देखो प्लेन वेव फ्रंट समझना बहुत ही आसान है। प्लेन वेव फ्रंट कैसे समझोगे? जैसे मान लो हमने कहा कि अगर हमारी कोई वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और वेव जो ट्रेवल कर रही है ना उसकी डायरेक्शन है, यानी कि उसमें जो हमारी जो रे होंगी वो अगर एक सिंगल डायरेक्शन में अगर वो ट्रेवल करेंगी, कैसे ट्रेवल करेंगी? सिंगल डायरेक्शन में अगर वो ट्रेवल करेंगी, तो उस केस में सर हम कहेंगे कि हमें जो वेव फ्रंट मिला है वो हमारी एक प्लेन वेव फ्रंट है। कैसी है? प्लेन वेव फ्रंट। देखो कहने का सीन क्या है, मान लो हमने क्या किया, हमारी बहुत सारी ऐसे रे चल रही थी और हमने क्या किया, हमने उस मीडियम में हमने प्लेन बनाए और ये देखा गया, मान लो हमने 2-3 ऐसे प्लेन बना दिए, समझते हैं। ये हमने मान लो कि यहाँ प्लेन बना दिया। अरे वो उड़ने वाला प्लेन नहीं भाई, प्लेन मतलब एक समतल नॉर्मल प्लेन है ना, जिस अभी जगह पर आप बैठे हो आपकी एक प्लेन, अगर आप नीचे बैठे हो तो। फिलहाल हमने कहा सर रे ऐसे आई और ये हमारी प्लेन थी, इस प्लेन में फिर यहाँ से फिर एक और प्लेन थी, ठीक है, ये ऐसे बाहर चली गई, फिर इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो यानी कि इस केस में हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो रे है वो कैसी है? पैरेलल है। कहने का सीन क्या है कि अगर हमारी वेव अगर ट्रेवल कर रही है, मतलब अगर एक सिंगल देखो ये सभी की सभी जो हमारी जो रे हैं वो कैसी एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है ना, सभी की सभी क्या इनकी डायरेक्शन सेम है ना, जितनी भी रे हैं ये सभी की सभी डायरेक्शन कैसी हैं? सेम है। और पर्टिकुलर जब ये रे मान लो, तो हमने ये कहा कि भाई इस पर्टिकुलर मतलब इस मीडियम में जितने भी पार्टिकल होंगे, है ना, वो पर्टिकुलर किसी सरफेस में एक सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन पर होंगे, है। तो उसी चीज को हमने क्या कह दिया सर? उसी चीज को हमने कह दिया प्लेन वेव फ्रंट। तो ये जो हमारी है ना, ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है एक प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट क्लियर है? ये प्लेन वेव फ्रंट का मतलब आपको समझ में आया। प्लेन वेव फ्रंट आप कैसे पहचानोगे? उस केस में हमारी जो रे होंगी वो एक सिंगल डायरेक्शन में होंगी। कैसी होंगी भाई? हमारी जो आने वाली जो रेज होंगी ना वो सिंगल डायरेक्शन में होंगी, पर्टिकुलर उस सरफेस पर हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन में होंगी। तो उस टाइप से हमारा जो पर्टिकुलर मीडियम में जो हमारा जो सरफेस बनेगा, ठीक है, उस मीडियम को उस सरफेस को हम लोग कहेंगे सर प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट समझ में आया? ये चीज आप लिख लोगे, मैंने नोट्स में ये सारी चीजें मेंशन करी हैं, तो बढ़िया से आप वहां से लिख लो। पहले यहाँ पे आप इसको समझो कि सर है क्या एग्जैक्टली। तो वेव फ्रंट हमने कहा सर ये सरफेस है। अब वेव फ्रंट के भी हमारे टाइप्स होते हैं, तो हमने कहा फर्स्ट सर हमारा पहला है हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। अच्छा देखो इस वेव फ्रंट में हमारी ये हमारी रे है, ये हमारी क्या है? रे है। तो देख रहे हो ना कि रे जो हमारा है इस यहाँ ये हमारी जो सरफेस है ये हमेशा इस सरफेस के देखो कैसे है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिलहाल अभी हम रे की डिफिनेशन आपको यहाँ से फिर अब आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये हमने बात कर ली प्लेन वेव फ्रंट की। नाउ दूसरी हम जो बात करते हैं वो हमारी है स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या है भाई? स्फेरिकल। समझते हैं सर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हम कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है। स्फेरिकल वेव फ्रंट देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये तो और ज्यादा आसान है, प्लेन से भी मेरे ख्याल से लगता है। देखो ये आसान है। क्या हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट में? जैसे मैंने अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन जो दिया, मैंने आपको जो एक आइडिया भी जो दिया कि आपके पास अगर एक पॉन्ड है, पॉन्ड में आपने एक पत्थर फेंका है, तो देखो क्या होगा भाई? हमारी जो है ना ऐसी बहुत सारी क्या होंगी वेव हमारी क्या होंगी? उठेंगी, ठीक है। तो हम क्या करें कि जितनी भी हमारी वेव राइज और फॉल हुई है, देखो कुछ ऐसा समझते हैं, जैसे आपने पत्थर मारा तो आप क्या देखते हो? तो आपकी जो वेव है ना वो चारों तरफ से क्रिएट होती है, मतलब यूं इस तरीके से, समझ रहे हो? इस तरीके से, मतलब इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है आपकी वेव, समझ रहे हो ना? एक हम डेमो दिखा रहे हैं आपको, इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है। तो ये जो हमारी जो रे है उस वेव की जो मतलब हमने कहा ना सर जो हमारी वेव है वो सभी डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या हो इस पॉइंट को हम सोर्स मान करके अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं तो इस टाइप की हमारी जो प्लेन होगी यानी कि जो सरफेस होगी उसे हम लोग कहेंगे क्या? स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो ये हमारा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, समझ रहे हो? ये देखो वेव हमारी इस डायरेक्शन में, भाई जैसे आप जब पत्थर मारते हो तो क्या आपने जब पत्थर मारा पानी में, तो क्या पानी की जो वेव, पानी में जो वेव बनी तो क्या केवल एक ही डायरेक्शन में जा रही है? नहीं, वो इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, आपकी तरफ भी आ रही है ना। तो ये जो हमारा एक बार जो क्रेस्ट बना होगा, मे भी मान लो कि अगर ये क्रेस्ट है तो ये हमारी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी। सोचो ऐसे होगा ना,
ऐसे होगा ना तो हमारी ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ठीक है, ये इधर भी आ सकती है, समझ रहे हो ना, ये कैसे भी डायरेक्शन में जा सकती है भाई। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे मतलब कि जब हमारी रे जो है किसी भी डायरेक्शन में जाए, यानी कि सारे के सारे कह सकते हैं कि सारे के सारे हमारे अगर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करे, दैट मीन्स इफ द रे प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सभी के सभी देखो डायरेक्शन में हमारी क्या कर रही है, जो रे है वो क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है इस पॉइंट सोर्स से। तो उस केस में हमने जो स्फीयर बनाया है ना, और उस स्फीयर को हमने क्या दिया सर कि यही हमारा क्या है कि हमारा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट दैट मीन्स वेव फ्रंट हमेशा पहले मतलब कि जैसे ही अगर वेव फ्रंट आता है बच्चे तो आपको सबसे पहले याद रखना क्या क्या याद रखना है इसको, सरफेस। वेव फ्रंट का मतलब क्या, सरफेस। मतलब कि इस सरफेस पर इस मीडियम के जो भी पार्टिकल होंगे वो सेम फेज में होंगे, फिर इस सरफेस पर जब पहुंचेंगे तो सरफेस के जो भी पार्टिकल होंगे वो हमारे सेम फेज में होंगे। तो दैट मीन्स ये हमारा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट की क्या क्या खासियत होती है कि हमारी हमारी जो सोर्स होती है उस सोर्स से हमारी जो रे होती है वो सभी डायरेक्शन में क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, सभी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है। समझ रहे हो, स्फेरिकल वेव फ्रंट आया आपको, एग्जैक्टली मजा आ जाएगा लिख करके। ये समझ में आया स्फेरिकल वेव फ्रंट का मतलब किस तरीके से, इस तरीके से तो हम क्या कहेंगे सर, वो हमारी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना। एक और हमारी वेव फ्रंट होती है जिसको बहुत ज्यादा हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, फिर ना के बराबर हम लोग इसका यूज करते हैं। एक और हमारी वेव फ्रंट है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। देखो सर ये क्या है, हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। अब सर इसकी क्या पहचान है, सिंपल कुछ नहीं, इसके हम सिंपल आपको बस एक पहचान बताएंगे। इसमें हमारी जो सोर्स होती है ना, जो सोर्स होगी हमारी वो देखो कैसी होगी, हमारी लीनियर इन शेप में होगी, लीनियर इन शेप। अगर हमारी सोर्स है यानी कि जैसे हमारी जो रे निकल रही है अगर वो हमारी अगर लीनियर शेप में है, इस शेप में है, तो हम कहेंगे कि उस केस से उस मतलब उस चीज से हमारी जो वेव फ्रंट बनेगी वो हमारी एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगी। इसका हम यूज नहीं करते, हम बस दो ही का यूज करेंगे, स्फेरिकल का और प्लेन का। बस समझ लो ये टाइप्स ऑफ में आता है तो आप ये चाहो तो लिख करके बता सकते हो। तो हमने कहा कि मान लेते हैं सर ये हमारी एक लीनियर क्या है, सोर्स है। ठीक है, अच्छा सिलेंड्रिकल तो देखो सिलेंड्रिकल में आप सबसे पहले चाहो तो आप ऐसे बना लो, ये चीज आपको मेंशन है आपके नोट्स में भी, ये चीज सारी मेंशन है। लीनियर है ना, तो लीनियर कहने का मतलब क्या है, देखो ये एरो का निशान होगा, ये हमारी लीनियर है। ये बहुत ज़्यादा मोटा चल रहा है इस वजह से आपको ये यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, तो आप इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो समझ में आपको एग्जैक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है। ओके, नाउ फिर अगर हमने कहा कि देखो रे को अगर हमें समझना होगा तो रे क्या होती है ना, हमेशा हमारी वेव फ्रंट के डायरेक्शन की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है, देखो जैसे हमने कहा सर ये देखो ये हमारी मान लो यहाँ पे हमने कहा सर यहाँ पे हमारी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मिली, तो देखो इस स्फेरिकल वेव फ्रंट की हमारी ये जो रे है ना वो देखो कैसी है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर हमारी ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो देखो इस प्लेन वेव फ्रंट की हमारी ये जो रे है देखो कैसी परपेंडिकुलर है। तो चाहे जैसा भी हमारा वेव फ्रंट हो, रे जो हमारी होगी वैसे वो हमारे उस वेव फ्रंट की हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। सो दैट है ना, ये चीज भी आपको नोट में मेंशन है, तो आप इसको लिख सकते हो, क्या ये कह सकते हो कि एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट है ना इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड रे। सिंपल सा डेफिनेशन है रे का। तो ये हमने बेसिक सी बात कर ली है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइगेंस के प्रिंसिपल की बात करेंगे कि हाइगेंस ने एग्जैक्टली जो हमने पढ़ा ना अभी हाइगेंस वाला कॉन्सेप्ट, तो हाइगेंस ने एग्जैक्टली क्या क्या बताना चाहते थे वो। ठीक है, मजा आया पढ़ करके, चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।